हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं सीआईटीएस जो कि फाइनल एग्जाम होने वाला है सीआईटीएस का। उसमें प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एक अहम रोल निभाता है और बहुत से कैंडिडेट को प्रॉब्लम पीओटी में होती है। तो मैं विश्वास दिलाता हूं ये वीडियो आप लोग देखेंगे उसके बाद आप लोगों की पीओटी की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और मैं पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ कि मैं 300 क्वेश्चन जो करवा रहा हूं आपको, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाले। एक बार विश्वास करके ये 300 क्वेश्चन बिल्कुल पढ़कर जाइएगा एग्जाम से पहले। यदि आप इन क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं तो हो सकता है एग्जाम में आप पूरे नंबर न ला पाए। तो एक बार 300 क्वेश्चन बिल्कुल विश्वास के साथ आप पढ़िएगा। मैं 60 तक क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया हूँ। यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो मैं पीओटी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर सीरियल वाइज सभी वीडियो को देख जाइएगा। और कोई भी परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और देखिए 60 तक मैंने क्वेश्चन आप लोग कराया था, 61 से आज करवाने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले हम आप लोगों को बताना चाहते हैं यदि आप पीओटी की प्रैक्टिस ऑनलाइन मॉक टेस्ट क्विज देना चाहते हैं तो आपको गूगल पे सर्च करना होगा successcareer.co.in। चलिए SUCCESSCARER, ठीक है, सक्सेस कैरियर हो गया, फिर .co.in यही आपको सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आप वेबसाइट पे आ जाएंगे। अदरवाइज आप वेबसाइट में नहीं आ रहे हैं, गूगल पे सिर्फ सर्च कर रहे हैं तो आपको कैसे दिखेगा, कुछ इस प्रकार गूगल पे आएगा। और आपको ये पहला वाला जो दिखाई दे रहा है successcareer.co.in वाला, इसी पे आपको क्लिक करना होगा। आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे मॉक टेस्ट, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा ये सब लिखा हुआ है। इस पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे, सक्सेस कैरियर की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहाँ पे आप मॉक टेस्ट, क्विज वगैरह दे सकते हैं। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आगे आप यहाँ से क्विज वगैरह दो तरीके से दे सकते हैं। पहला आपको यहाँ पे इंटरफेस कुछ दिखाई देगा, ये ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी और प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, क्वेश्चन पेपर फॉर सीआईटीएस फाइनल एग्जाम, निमी पैटर्न, भारत स्किल। यहाँ से आप लोग क्विज मॉक टेस्ट दे सकते हैं। या आप यहाँ पे जब आप पोस्ट डालेंगे तो नीचे चला जाएगा तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के प्रैक्टिस सेट हैं आपको सामने खुल जाएगा और इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे प्रैक्टिस ऑनलाइन मॉक टेस्ट, क्विज वगैरह दे सकते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, या आप मान लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं 9 इफेक्ट ऑफ इज पुअर ड्यू टू लिटिल। अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से सिलेक्ट लैंग्वेज कर लीजिएगा। जो भी आप लैंग्वेज में यहाँ पे आप लोग मॉक टेस्ट देना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में है, आप इसे हिंदी में मॉक टेस्ट देना चाह रहे हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा। हिंदी में सिलेक्ट करेंगे तो जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है सीआईटीएस की, जो अंतिम परीक्षा निमी पैटर्न, भारत कौशल विकास के जो है वो यहाँ पे आप लोग को ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, जैसे जानकारी मस्तिष्क के अंदर जमा हो जाती है। एक निश्चित उद्दीपन की क्रिया के कारण मस्तिष्क में कुछ सूचनाओं को स्मरण करना क्या कहलाता है। तो यहाँ आप लोग ऑप्शन में जो दिया है याद कर लीजिएगा, बी ऑप्शन सही है, क्षमता कहलाता है। या आप तो यहाँ पे आप जो आपकी जांच करो पे चेक करके आप इसको सही आंसर पता कर सकते हैं। तो क्विज यहाँ से लगा सकते हैं। चलिए आज की क्वेश्चन को 61 नंबर से आगे आप लोग करवाने वाले हैं, जो कि आप लोग क्वेश्चन पूछा था स्वाट की फुल फॉर्म। तो स्वाट की फुल फॉर्म बहुत से कैंडिडेट ने कमेंट भी किया था, बहुत ही उनको धन्यवाद कि आपने स्वाट की फुल फॉर्म याद किया है। जो भी कमेंट नहीं कर पाया, जिनको पता नहीं है, तो वही याद रखिएगा। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, एस का मतलब होता है क्या, स्ट्रेंथ। डब्ल्यू का मतलब होता है वीक, स्ट्रेंथ वीक। ओ से अपॉर्चुनिटी, ओ से अपॉर्चुनिटी। टी से क्या होता है, 310। तो यहाँ बोल रहा है कि SWOT एनालिसिस इज कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्सेप्ट, मतलब किसको छोड़कर, सभी एलिमेंट को SWOT एनालिसिस रखता है। तो यहाँ देखिए किसको छोड़कर, विलिंग, W से विलिंग नहीं होगा, W से वीक होगा, यानी इसको छोड़कर। स्ट्रेंथ, एस से स्ट्रेंथ होता है, उसे अपॉर्चुनिटी, टी से थ्रेट होता है। तो ये सभी को रखेगा, लेकिन विलिंग नहीं रखेगा। विलिंग की जगह क्या रहता तो सही रहता, वीक रहता ना, तो SWOT की फुल फॉर्म होता है। चलिए यहाँ पे एक्सेप्ट कह रहा है तो हम सिर्फ विलिंगनेस को छोड़ देंगे। 62 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है फोकसिंग इन द डेप्थ ऑन ए पार्टिकुलर एस्पेक्ट इन द सिचुएशन एंड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। स्थिति और अनुभव में किन्हीं विशेष पहलुओं पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने को क्या कहा जाता है। तो गहराई से किसी चीज को ध्यान केंद्रित करने को उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं प्रोबिंग, यानी कि जांच पड़ताल करना। कोई चीज हम गहराई से किसी चीज की जांच करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कितनी गहराई से किसी चीज को देखते हैं तो बोलते हैं क्या जांच कर रहे हो, क्या ऐसा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर का क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ गुड लीडर, यानी कि कौन सी एक अच्छे लीडर, एक अच्छे नेता की क्वालिटी नहीं है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का गुण नहीं है, एक अच्छे नेता का, लीडर का गुण नहीं है? उसे इंट्रोवर्ट होना चाहिए, ये गुण नहीं होना चाहिए, या डेडिकेशन, या ओपनेस, या क्रिएटिव। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंट्रोवर्ट, यानी कि अंतर्मुखी। अंतर्मुखी किसे बोलते हैं? जैसे आपके पास जो नेता है वो आपको कुछ नहीं बता रहा है, अपने आप में ही रह रहा है, उसे किसी से मतलब नहीं है, तो ऐसे लीडर की अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। लीडर की अच्छा क्वालिटी का मतलब होता है वो सबसे मिले जुले, सबसे बातें करें, अपने आप में न रहे, समाज की सेवा करे, जनता की बातों को सुने, तो वो क्या आता है? एक्सट्रोवर्ट उसको बोलते हैं। यानी कि लीडर को अच्छा क्वालिटी कब माना जाएगा? वो एक्सट्रोवर्ट हो, बातूनी हो, बात करे, सबसे बोले, अच्छा भाषण दे, उसी को तो लीडर बोलते हैं। अब कोई लीडर बन गया और उसे समाज में बोलने की कोई क्वालिटी नहीं है, तो उसे बोलते हैं इंट्रोवर्ट ना, तो ये क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। चलिए 64 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ए बाइट? ठीक है, कितने बिट होंगे एक बाइट में? तो एक बाइट में कितने बिट होंगे आपको ये बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। मैं आपको बताया भी था कितना होना चाहिए एक बाइट में, एक बाइट में 8 बिट होना चाहिए ना, 8 बिट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। अब यहाँ पे और चीजें मैं इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे दे दिया कि 1 बिट में कितने निबर, एक निबर में कितने बिट, तो एक निबर में याद रखिएगा 4 बिट होता है। ऐसे ही पूछ देगा 1 KB में कितना बाइट, तो 1 KB यानी 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होता है। 1024 KB बराबर 1 MB होता है। 1024 MB बराबर 1 GB होता है। 1024 GB बराबर 1 TB होता है, 1 टेराबाइट होता है। 1024 TB यानी कि 1024 टेराबाइट बराबर 1 TB होता है, पेटाबाइट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इतना तो कम से कम याद ही रखिएगा। चलिए 65 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? तो अस्थायी मेमोरी देखिए, परमानेंट मेमोरी बोल रहा है, रैम, रोम, मेमोरी कार्ड, नन ऑफ दिस। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर रोम हो जाएगा। रोम जो है यहाँ पे ये परमानेंट मेमोरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ परमानेंट मेमोरी कौन सा है? रोम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए रैम और रोम को, इन दोनों को प्राइमरी मेमोरी भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा। सेकेंडरी मेमोरी से क्वेश्चन बन सकता है। तो सेकेंडरी मेमोरी ऐसे मेमोरी होती है जिसे हम कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से बाहर निकालकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएं, जैसे कि हमारा मेमोरी कार्ड हो गया, चिप हो गया, पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गई, CD हो गया, ये सब क्या है? पेन ड्राइव हो गई, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होता है, जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। 66 नंबर, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज डॉट 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 कम्युनिकेशन। शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया एक संचार है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीखने और ये किसका संचार है? टू वे। ठीक है, टू वे क्यों हो गया? देखिए टीचिंग और लर्निंग टू वे इसलिए बोला जाता है कि इसमें एक टीचर चाहिए, एक स्टूडेंट चाहिए, दोनों में क्या होगा? टीचिंग और लर्निंग होगी। इस कम्युनिकेशन को हम लोग टू वे कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए 67 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन? फॉर्मल एजुकेशन का पैरामीटर नहीं है, फॉर्मल एजुकेशन का पैरामीटर नहीं है। तो फॉर्मल एजुकेशन का पैरामीटर क्या नहीं है? गाइडेंस इज इसेंशियल, इट ऑब्टेन फ्रॉम द मेंबर ऑफ सोसाइटी। देखिए फॉर्मल एजुकेशन क्या कहलाता है? जिसमें सभी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाए, ऐसी शिक्षा जिसमें सभी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाए। अब फॉर्मेलिटीज का मतलब क्या है? जैसे ड्रेस पहन कर आना है कॉलेज में, आपको क्लास 1, 2, 3, 4 स्टेप वाइज पढ़ना है। ठीक है, आपको एग्जाम देना है, टेस्ट देना है, ठीक है, प्रैक्टिकल देना है, ये सभी क्या है? फॉर्मल एजुकेशन। यानी कि इसके लिए एक इंस्टीट्यूट, संस्थान, स्कूल का होना जरूरी है फॉर्मल एजुकेशन में। जबकि एक और शिक्षा होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? जो हम समाज में रहकर सीखते हैं। जैसे बचपन में हम लोग को इनफॉर्मल एजुकेशन मिलता था, जैसे कोई चीज माँ बाप को देखकर सीख गए, कोई चीज मामा, भाई, बहन या चाचा, चाची या समाज में रहकर वो चीज सीख लेते हैं। ऐसी शिक्षा को इनफॉर्मल एजुकेशन बोला जाता है। इसमें कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती, जो सामने दिखेगा उससे हम सीख जाते हैं, उसे इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। और फॉर्मल एजुकेशन जिसमें फॉर्मेलिटीज हो, यानी कि ड्रेस पहनकर कॉलेज जाना है, फीस जमा करना है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आपको सभी क्लास पढ़ना है। ठीक
ठीक है, तो ये फॉर्मल एजुकेशन है। आपको समझ में आ गया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा नहीं है, तो कौन नहीं है? जो हम लोग माँ बाप सोसाइटी से सीखते हैं, ये इनफॉर्मल एजुकेशन है, यही फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 68 नंबर का देखिएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रीनरशिप वाज फाउंडेड इन। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कब पाया गया, इसको कब बनाया गया? 2014, 15, 16 कब बनाया गया? तो इसको याद रखिएगा, जब बनाया गया ये 2015 में बनाया गया। ऑलरेडी मैं पीछे की वीडियो में भी इसको करवा दिया था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए दोबारा मैं इसको करवा दे रहा हूँ। चलिए 69 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है डॉट 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 इज एन एबिलिटी टू थिंक इन टर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट इज सुप्रीम पावर विच कंट्रोल ऑल आवर मेंटल ट्रेड्स। अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की क्षमता है, यह एक सर्वोच्च शक्ति है जो हमारे सभी मानसिक लक्षणों को नियंत्रित रखता है। क्या है वो? इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिकलेक्शन या इंटेलिजेंस। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि। बुद्धि एक ऐसी एबिलिटी है जो हमें सोचने का, समझने का, विचार को समझने का, इसके अंदर सुप्रीम पावर होता है जो कंट्रोल करता है हमारे मेंटल ट्रेड्स को। ठीक है, बुद्धि नहीं रहेगा तो हम कुछ कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। जैसे पागलों की हरकत देखते हैं, कूड़ा करकट उठाकर बीनने लगेंगे, उसको खाने लगेंगे, नाली में किसी को मार देंगे, तो उनके अंदर बुद्धि नहीं होता है, मेंटल ट्रेड्स नहीं होते, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इंटेलिजेंट यानी बुद्धि होनी जरूरी है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। 70 नंबर दिया है, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के अनुसार, जो सीखने की नियम है उसके अनुसार, इज एन एनोलॉजी ऑफ द लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, अधिगम के नियमों के अनुसार संतुष्टि के नियम से अनुरूपता रखता है। क्या? लॉ ऑफ पर्पज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इम्पैक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सेकेंड हो जाएगा, इफेक्ट यानी कि प्रभाव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 71, स्ट्रीम ऑफ द अदर थ्रू स्टेटस, रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन etc and internal factors such as self-respect, achievement and autonomy belongs to। यहाँ पे बोला है किसी दूसरे को उसके स्टेटस के हिसाब से उसको सम्मान करना। ठीक है, उसके जो पोजीशन है उस पर एप्रिसिएशन करना, उसके इंटरनल फैक्टर, उसे सेल्फ रिस्पेक्ट देना या सेल्फ रिस्पेक्ट प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं स्टीम नीड्स, यानी कि सम्मान की आवश्यकता बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और आप एक स्टूडेंट से क्या क्या रखेंगे कि सभी स्टूडेंट आपकी सम्मान करें। ठीक है, वो कब सम्मान करेंगे? जब आपके अंदर वो स्टेटस होगा, वो एटीट्यूड होगा, जब आपके अंदर पढ़ाने की क्वालिटी होगी, तब वो आपको क्या करेंगे? सम्मान देंगे। तो वो आपका स्टेटस होगा, आप टीचर हैं और अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे प्रैक्टिकल करवा रहे हैं बच्चों से, तो उस समय आपको वो लोग क्या करेंगे? रिस्पेक्ट देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। 72 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाइल एनालाइजिंग द सिलेबस, एटीट्यूड्स एक्सपेक्टेड टू बी डेवलप्ड इज रिलेटेड टू। पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय विकसित होने की अपेक्षा रखने वाली अभिवृत्ति क्या किससे संबंधित होता है? तो किससे संबंधित होता है? ये बीइंग यानी अस्तित्व में होंगे तो ये आपका सिलेबस की एनालाइजिंग। देखिए यहाँ पे मतलब है जब आप सिलेबस की एनालाइज करें, यानी सिलेबस का मतलब है जैसे आपको मान लीजिए कि वर्कशॉप कैलकुलेशन है, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन में कौन कौन से आपको लेसन्स पढ़ने, ये क्या है? सिलेबस हो जाएगा वर्कशॉप कैलकुलेशन का। तो उसको एनालाइजिंग करते समय ये क्या होना चाहिए? उसे अस्तित्व में होना चाहिए। अस्तित्व में होने का मतलब है जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन की मैंने एग्जांपल लिया, तो परसेंटेज ये अस्तित्व में उसके सिलेबस में, रेशियो, प्रोपोर्शन, फिर फिजिक्स के जो पार्ट हैं धातु अधातु, ये सभी क्या है? अस्तित्व में होने चाहिए, यानी कि होने चाहिए वर्कशॉप कैलकुलेशन में। ये नहीं कि मैं परसेंटेज आपके चैप्टर में दिया है प्रतिशत वर्कशॉप कैलकुलेशन में और आप पढ़ाइए समुच्चय क्रम से, ठीक है, या आप अवकलन समाकलन पढ़ाएंगे, ये तो अस्तित्व में ही नहीं है, वर्कशॉप कैलकुलेशन के सिलेबस में नहीं है। तो ये ध्यान रखना चाहिए ना सिलेबस एनालाइजिंग में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विथ रेफरेंस टू रिलेटेड इंफॉर्मेशन ए मोटर कार ड्राइवर प्राइस ऑफ पेट्रोल। देखिए एक था कि आपको गियर बॉक्स और स्टीयरिंग सिस्टम को वहां पे क्या था? शुड नो था, अवश्य जानना चाहिए। अब देखिए एक कार ड्राइवर, मोटर कार ड्राइवर है, उसको पेट्रोल की कीमत क्या करना चाहिए? मोस्ट नो यानी कि अवश्य जानना चाहिए, या शुड नो यानी कि जानना चाहिए, या कुड नो या जान सकता है, या वुड नो जान सकता था। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है कुड नो, यानी कि उसे जानना जान सकता है।
देखिए अगर पेट्रोल कार ड्राइवर है, अगर वो पेट्रोल की कीमत नहीं जान रहा है तो कोई बात नहीं, कोई उस ये जान सकता है ना, पेट्रोल की कीमत नहीं जान रहा है, जैसे आप एक अच्छे पोस्ट पे हो जा रहे हैं, आपका ड्राइवर उसे मतलब ही नहीं है पेट्रोल का कीमत, बस उसे नॉलेज रखना चाहिए, जान सकता है वो पेट्रोल की कीमत। लेकिन अगर आप अच्छे पोस्ट पे हैं और आपका ड्राइवर गियर सिस्टम के बारे में नहीं जान रहा है, ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में नहीं जान रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसे हटा देंगे ना। वो जान सकता नहीं होगा, वहां पे सकता नहीं होगा, जान सकता है, जान सकता है यानी कि जान सकता है यानी कि आपका एक्सीडेंट करवा देगा। वहां पे क्या होना चाहिए, जानना चाहिए, अवश्य जानना चाहिए, गियर बॉक्स, ब्रेकिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, उसे अवश्य जानना चाहिए ना। तो ये याद रखिएगा, मस्ट नो होगा। तो ये डिफरेंट हो जाता है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट में आपका आंसर बदल जा रहा है। मैं 3 क्वेश्चन इस पे करवा दिया, इस वजह से आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। पेट्रोल की कीमत कार ड्राइवर नहीं जानेगा तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में नहीं जान रहा है और वो आपका कार चला रहा है तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। चलिए 74 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कम्युनिकेशन बिटवीन हब एंड स्पोक प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज डन थ्रू, यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है, जो संचार होता है डीजीटी के हब और स्पोक कार्यक्रम के बीच, उस संचार किसके माध्यम से किया जाता है, तो वो संचार किसके माध्यम से किया जाता है, तो वो होता है ए व्यू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। देखिए मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो किसी माध्यम से तो पढ़ा रहा हूँ, कोई सॉफ्टवेयर पे तो ही पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि ये कोई पीडीएफ वाला है, तो ये क्या होना चाहिए, ये व्यू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो ये क्या है, जो ये इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये देखने के लिए यानी कि सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी है। दूसरा टू वे ऑडियो वीडियो डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे मैं यहाँ पे ऑडियो आपको मैं बोल रहा हूँ तो वो ऑडियो हो गया, अब वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो ये होना चाहिए किसके लिए, स्पोक और हब, यानी कि डीजीटी की जो स्पोक और हब है यानी कि दूरस्थ शिक्षा है, उसके लिए सॉफ्टवेयर होनी चाहिए, ऑडियो वीडियो डाटा कम्युनिकेशन होना चाहिए। और तीसरा कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट टेक्नोलॉजी, यानी कि इंटरनेट होना चाहिए। जैसे आप कहीं से अदर जगह से बिलोंग कर रहे हैं, अलग अलग एनएसटीआई से बिलोंग कर रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो को तो देख पा रहे हैं ना, यानी कि ये तीनों चीजें होना चाहिए हब और स्पोक प्रोग्राम डीजीटी के थ्रू, तो ही आप यहाँ पे सफल बन पाएंगे, कम्युनिकेशन हो पाएगा, पढ़ाई हो पाएगी। अब कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, आप कहीं और से बिलोंग कर रहे हैं, किसी अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं और मैं अपने घर से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की वजह से ऑडियो वीडियो डाटा कम्युनिकेशन है और एक इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, जिसके तीनों के कॉम्बिनेशन से मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये समझ लीजिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आर ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन है डॉट 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 इज ए इफेक्टिव ड्यू टू मोर इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, शिक्षक और छात्र के बीच अधिक बातचीत के कारण क्या प्रभावशाली है। तो देखिए इफेक्टिव ड्यू टू मोर इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, अगर टीचर है स्टूडेंट हैं और उनके बीच में अधिक इंटरेक्शन है यानी कि अधिक बातचीत होता है, उनसे अच्छा बच्चों और टीचर में अच्छे से बनने लगता है, अच्छे कम्युनिकेशन होने लगते हैं, तो क्या होगा, उस टाइप के लर्निंग को क्या बोला जाएगा, कहने का मतलब उस टाइप के लर्निंग को क्या बोला जाएगा, जब छात्र और शिक्षक एक दूसरे से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ऐसे शिक्षा को सिंक्रोनस यानी कि क्या हो गए, वो एक दूसरे में सिंक्रोनस हो गए, तो उसे बोलते हैं सिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग। अगला देखिएगा 76 नंबर दिया है ए व्यू सॉफ्टवेयर इज यूज इन हब एंड स्पोक प्रोग्राम, जैसे कि अभी मैं ऊपर वाले क्वेश्चन कराया हूँ, व्यू सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर पर मैं वर्क कर रहा हूँ, आप डीजीटी इज डेवलप बाई, किसके द्वारा डेवलप किया जाता है एक व्यू सॉफ्टवेयर, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, किसके द्वारा, कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो यहाँ करेक्ट आंसर याद रखिएगा अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, जो डीजीटी की स्पोक एंड हब वाली सिस्टम है, जो मैं ये सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर की नहीं बात कर रहा हूँ, जो डीजीटी के थ्रू स्पोक और हब बनाया गया, उस सॉफ्टवेयर को किसने बनाया था, तो अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर वाले ने बनाया था, ये याद रखिएगा, कोयम्बटूर अमृता यूनिवर्सिटी याद रखिएगा। आप 1 से 2 बार वीडियो 2 बार देख लीजिए, मैं पूरी उम्मीद करता हूं आप 100 में 100 क्वेश्चन यानी 100% क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक है, और दूसरी आप यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए हमारे वेबसाइट से, आप इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में लगा लीजिए, हिंदी में चाहे तो यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश सब में हो जाएगा, जिस लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल होगा उस लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, चाहे तो उर्दू में कर लीजिए, अरबी में कर लीजिए, सारे लैंग्वेज यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिया हूँ। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑडियो विजुअल एड,
ये बिल्कुल आपको आना चाहिए। ऑडियो और विजुअल ऐड होना चाहिए, यानी कि आपको ऑडियो भी सुनाई दो और वीडियो भी दिखाई दे। तो किस में होगा? रेडियो में नहीं, ये सिर्फ ऑडियो वाला है। चाक बोर्ड इसमें दिखाई देगा लेकिन ऑडियो नहीं दिखाई देगा। जैसे मैंने मान लीजिए अपने व्हाइट बोर्ड या चाक बोर्ड से कोई लिख दिया और चला गया, तो सिर्फ आप देख सकते हैं, उसमें से ऑडियो नहीं आ जाएगा। चलिए, तो ये भी नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, सीसीटीवी और ओवरहेड प्रोजेक्ट। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा वो है सीसीटीवी। देखिए सीसीटीवी जो होता है इसमें आपको ऑडियो भी सुने, देखिए बहुत से सीसीटीवी हैं जो ऑडियो को भी रिकॉर्ड करता है और वीडियो दोनों को रिकॉर्ड करता है। लेकिन यहाँ पे ओवरहेड प्रोजेक्ट की बात करें, मैं प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ प्रोजेक्ट चला दूं और उसमें ऑडियो ना दूं, प्रोजेक्ट से आप क्या देख सकते हैं? सिर्फ क्या देख सकते हैं? सिर्फ चित्र देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अलग से उसमें ऑडियो सुनने के लिए हमें स्पीकर लगाने पड़ेंगे। तो ये याद रखिएगा, यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीसीटीवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 3 डायमेंशनल एड। 3 डायमेंशनल 3D किसको है? पोस्टर 3D होता है? नहीं, पोस्टर पे आप कुछ भी बना देंगे वो 2D डायग्राम होता है ना। 3D डायग्राम, 3D का मतलब है 3 डायमेंशन का, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब दिखाई दे, उसी को 3 डायमेंशन बोलते हैं। तो पोस्टर पे कोई चीज आप कोई पिक्चर बनाए वो क्या होगा? 2D होगा। चार्ट पे कोई बनाया वो 2D होगा। लेकिन कोई मॉडल आप तैयार कर रहे हैं वो क्या होगा? 3D होगा, 3 डायमेंशन होगा। मॉडल का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको कोई जॉब बनाने के लिए दे दिया जाए, फिटर पे है तो आपको कोई मेल फीमेल के पार्ट दे दिया जाए बनाने का, तो वो मेल फीमेल क्या होगा आपका? उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी चीजें दी रहेंगी, तो वो क्या है? 3D डायमेंशन। लेकिन बुलेटिन बोर्ड ये क्या है? एक बुलेटिन बोर्ड पे कोई चीज आप बनाएंगे तो वो भी 2D डायमेंशन है। चलिए आगे देखिए 79 पे 79 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। देयर इज द बैरियर ऑफ वर्बल क्लासरूम कम्युनिकेशन। कौन सा वर्बल क्लासरूम कम्युनिकेशन है? वर्बल मीन्स होता है मौखिक रूप से क्लासरूम कम्युनिकेशन को क्या करते हैं? तो मौखिक रूप से क्लासरूम में जो हम लोग करते हैं उसे एबनॉर्मल स्पीच ऑफ स्पीच कहते हैं, व्याख्यान की असामान्य गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन 80 नंबर का देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का एक स्टेप क्या है? ठीक है, सूक्ष्म शिक्षा का एक पद क्या है? एक स्टेप क्या है? तो देखिए सूक्ष्म, यहाँ पे प्लानिंग सेशन और टीचिंग सेशन दोनों होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ प्लानिंग एंड टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के एक स्टेप है, प्लानिंग करिए और उसे टीच करिए। माइक्रो टीचिंग के क्या है? एक स्टेप है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर। 81 नंबर का क्वेश्चन है डॉट 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 आर जनरली यूज टू टीच द बेसिक स्किल। सामान्य मूलभूत कौशल शिक्षण हेतु क्या उपयोग किया जाता है? यानी कि बेसिक स्किल सीखने के लिए जनरली क्या प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग में लिया जाता है ऑपरेशन शीट को। ऑपरेशन शीट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई प्रयोग किया, प्रयोग 1 लिखते हैं, उसके बाद उद्देश्य लिखते हैं। तो उद्देश्य क्या हो गया कि आपको ये उद्देश्य पाना है। जैसे मान लीजिए कि आप एक इंजन बांध रहे हैं, तो इंजन बांधना आपका उद्देश्य हो गया। अब उसमें एक एक स्टेप लगाएंगे कि आपको सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, फिर उसके बाद सम, उसके अंदर की मशीनें, एक एक स्टेप जो आप लिखते हैं वो स्टेप आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जब आप बेसिक स्किल में सीखेंगे तो आपके पास ऑपरेशन शीट होता है। उस ऑपरेशन शीट में सारी प्रक्रियाएं लिखी रहती है कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना है ना। चलिए आगे क्वेश्चन। अब देखिए फिर विम से क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इसको याद ही कर लीजिए फुल फॉर्म विम का। अब इसमें आई को पूछा है तो आई यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंस्ट्रक्शनल हो जाएगा। मैं विम का ऑलरेडी फुल फॉर्म बता दिया हूँ। तो रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, W से रिटेन, I से इंस्ट्रक्शनल, M से मटेरियल। तो रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है 83 नंबर। दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शीट इज प्रिपेयर्ड बाय इंस्ट्रक्टर। एक इंस्ट्रक्टर के द्वारा कौन सी शीट बनाई जाती है? ऑपरेशन शीट, ये एक इंस्ट्रक्टर के द्वारा ही बनाया जाता है। इंफॉर्मेशन शीट इंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाया जाता है। असाइनमेंट शीट ये भी एक इंस्ट्रक्टर, एक अनुदेशक के द्वारा बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आरब्दी। अब यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन माइंड में खट गया, इंस्ट्रक्टर क्यों बनाएगा? हम एक टीचर है, आप तो एनएसटीआई में पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को एक स्टूडेंट ही समझ रहे होंगे, क्योंकि आपको पढ़ाने वाला कोई और इंस्ट्रक्टर होगा नहीं। आप एनएसटीआई में पढ़ रहे हैं, CITS कर रहे हैं, तो आप एक इंस्ट्रक्टर
बनने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग चल रहा है। CITS का मतलब ही क्या होता है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, आपकी ट्रेनिंग चल रहा है वहाँ पे। तो ये याद रखिएगा, इंस्ट्रक्टर ही क्या तैयार करता है, इंस्ट्रक्टर ही ऑपरेशन शीट, इंफॉर्मेशन शीट, असाइनमेंट शीट तैयार करता है। लेकिन स्टूडेंट, आप लोग स्टूडेंट क्या तैयारी करता है, तो स्टूडेंट डेली डायरी तैयार करते हैं। डेली डायरी का मतलब डेली वो क्या किए, कौन से सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़े, कौन से प्रैक्टिकल हुआ, कितने घंटे वो प्रैक्टिकल हुए, ये सब डेली उनको मेंटेन करना पड़ता है स्टूडेंट को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आरब दीज हो जाएगा। देखिए, मैं आपको हर एक ऑप्शन क्लियर करते चल रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कोई भी की न छूट पाए, आपसे कोई भी क्वेश्चन न छूट पाए। चलिए 84 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। देयर इज द मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द इंस्ट्रक्टर फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड एज। जिस सामग्री को अनुदेशक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है टीचिंग मटेरियल। आप एक जब इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे, किसी ITI में पढ़ाने लगेंगे, तो जो आप प्रिपेयर करेंगे, मटेरियल बनाएंगे, उसको बोलते हैं टीचिंग मटेरियल। आप एक टीचर बनेंगे, एक इंस्ट्रक्टर बनेंगे, तो आपको एक टीचिंग मटेरियल तो ही ले जाना पड़ेगा ना। चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अब लर्निंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल कौन बनाएगा, स्टूडेंट बनाएगा। जैसे वो फेयर बना रहा है, वो लर्निंग मटेरियल है। प्रैक्टिकल कॉपी बना रहा है, तो वो लर्न करने के लिए, सीखने के लिए बना रहा है ना। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोथ नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। 85 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। अब बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप समझ लीजिए, बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं, उसमें क्या डिसएडवांटेज है, क्या अलाभ है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, ये प्रिपेयर करने में कठिन होता है, ये क्या है, डिसएडवांटेज नहीं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तैयार करना बिल्कुल आसान होता है ना। चलिए अगला देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी मैं गलत बोल दिया, डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है तो आपको प्रिपेयर करने में कठिनाई होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और चारों ऑप्शन में एक सही होता है। इस वजह से ये क्या होगा, कठिन होगा। इसका एक क्या है, अलाभ है, डिसएडवांटेज है ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के ना, इसे प्रिपेयर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इजी फॉर स्टूडेंट टू स्कोर हाई मार्क। ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये लाभ है। आप 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में 100 का टिक सही लगाएं तो आप बिल्कुल हाई मार्क ला सकते हैं ना, ये सही है। ग्रेडिंग इजी होता है और आराम, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 86 नंबर दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। अब बोला है इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। एक्सप्लेनेशन टाइप मतलब क्या हो गया, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, और उसे डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा एक्सप्लेनेशन टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होगा, 4 ऑप्शन होगा या 2 ऑप्शन होगा, जो आपको चूज करके बताना होगा कि यही सही होगा, तो ये तो होगा ही नहीं। ऐसे टाइप, ये भी एक ऐसे टाइप, एक्सप्लेनेशन टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप में आ गया। फिल इन द ब्लैंक जो है ये चूज करना होता है। जैसे आपको फिल, यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक समझिए, यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया गया है और 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप तो ये हम कर रहे हैं ना क्वेश्चन, तो यहाँ करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। द सीट विच शोज द रिजल्ट ऑफ ए टेस्ट इज कॉल्ड। एक ऐसी सीट जो रिजल्ट को बताए उसको क्या कहते हैं, तो रिजल्ट को जो बताता है उसको क्या कहते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आप सभी को पता है, उसे मार्कशीट बोलते हैं। जैसे आपका हाई स्कूल का मार्कशीट हो गया, उसमें क्या बताता है, रिजल्ट बताता है, अंक दिखाता है ना, मार्कशीट बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा 88 नंबर दिया है। इन मशीन स्टार्ट बटन इज यूजुअली इन कलर। देखिए आपके वर्कशॉप में बहुत से लेथ मशीन होंगे, या बड़े बड़े CNC मशीन होंगे, या प्लॉटर मशीन होगा, स्लॉटर मशीन होगा। ये मशीन क्या होगी, कोई भी मशीन होगा, चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो, उसमें जो ग्रीन सिंबल होता है ना, ग्रीन, ये बटन को स्टार्ट करने के लिए होता है। क्या होता है, ग्रीन जो बटन होता है वो क्या होता है, वो स्टार्ट बटन होता है। ग्रीन बटन जो होता है वो क्या होता है, स्टार्ट बटन। लेकिन यहीं पे स्टार्ट बटन की जगह स्टॉप बटन आ जाता, तो किसी मशीन की स्टॉप करने के लिए बटन का कलर कैसा होता है, तो रेड कलर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टार्ट बटन कौन सा कलर, हरा कलर, दूसरा सही हो जाएगा। चलिए 89 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू विथ हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग से रिलेटेड नहीं है, क्या नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन है क्लीननेस, ये किया है, यानी कि हाउसकीपिंग के अंदर अच्छे से आपका वर्कशॉप, इंस्टीट्यूट, घर, यानी कि जहाँ व्यवस्थित जगह रखना है, मशीन को व्यवस्थित जगह रखना है, ये क्या होगा? हाउसकीपिंग के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे नॉट है, तो विम जो है ये अच्छे हाउसकीपिंग के अंतर्गत नहीं आएगा ना, इसको मैं मिटाऊं, यहाँ पे दूसरा टिक कर लीजिए आप लोग, विम, ठीक है। ये अच्छे हाउसकीपिंग में, विम का मतलब क्या हो गया? रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाना है, तो ये तो हाउसकीपिंग में नहीं आएगा, लेकिन स्टोरेज ऑफ मटेरियल और फर्स्ट एड ये और क्लीननेस ये सभी हाउसकीपिंग में आएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिटेन इंस्ट्रक्शन मटेरियल, विम जो है ये अच्छे हाउसकीपिंग के अंतर्गत नहीं आएगा। 90 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल मटेरियल ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की एक आवश्यक सामग्री है? डिटोल, कॉटन, बर्नोल, ये सभी क्या है? फर्स्ट एड बॉक्स की प्रारंभिक यानी कि इसेंशियल मटेरियल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आरंभिक। चलिए अब आपके लिए एक क्वेश्चन 91 नंबर का, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लासरूम मैनेजमेंट इज क्लोजली लिंक टू, किससे लिंक होता है क्लासरूम की मैनेजमेंट? मोटिवेशन से, रिस्पेक्ट से, डिसिप्लिन से, या इन सभी से? इन सब का आपका कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए आप successcareer.co.in पर विजिट करिएगा। यहाँ successcareer.co.in यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप लोग क्या करिएगा, इसी वेबसाइट पे आपको विजिट करना है ना, और यहाँ पे आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं। जैसे हाउ मेनी रेफरेंस मेथड आर यूज फॉर एनालाइजिंग द सिलेबस ऑफ कोर्स कंटेंट, जैसे कोर्स कंटेंट को एनालाइज करने के लिए कितने रेफरेंस मेथड का यूज करते हैं। तो आपका आंसर ए हो गया, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आपने 4 सोचा तो करेक्ट आंसर आपको यहीं से पता चल जाएगा। तो एक चीज यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रैक्टिस इस वजह से हो जाएगा कि अभी आपने एक वीडियो देख लिया और दूसरा आप जाकर उसी चीज को यहाँ प्रैक्टिस कर लिए, तो वो चीजें कंठस्थ हो ही जाएंगी और आपको पता भी चल जाएगा ऑनलाइन कैसे आप लोगों को एग्जाम भी देना है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को दिल से सपोर्ट करिएगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपको CITS फाइनल एग्जाम तक ही नहीं रखेगा। जब तक आपको इंस्ट्रक्टर नहीं बना दे रहा है तब तक ये चैनल आपको साथ देगा। जब तक आप एक अपने कैरियर में एक अच्छा इंस्ट्रक्टर नहीं बन जा रहे हैं तब तक इस चैनल से आपको लाभ मिलता रहेगा। तो इस वजह से आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर रेड बटन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।